ग्रुप के सारे वीडियो अपलोडेड है। ऑन है कि बंद है? ऑन है, ऑन है, सारे अपलोडेड है ना? कुछ गायब वायब तो नहीं है ना? हमको तो पता है, हमने सारे अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि अब अगर गायब होगा तो तय बात है वो लेक्चर डिलीट भी हो चुके होंगे। हाँ, मेरे को ये पता है। चलो एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल लिखना, लेट कैपिटल जी, नॉर्मल सब ग्रुप वाले में, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, ऑफ ऑर्डर 15, comma, with non-trivial, with non-trivial, with non-trivial, with non-trivial center, with non-trivial center. Is capital G abelian? Is capital G abelian? Question mark. Solution. एक ग्रुप की चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं इस ग्रुप के पास टोटल 15 एलिमेंट हैं और ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल का मतलब आइडेंटिटी के अलावा भी इसमें एलिमेंट है, सेंटर का ऑर्डर एक से ज्यादा है। तो पूछ रहे हैं कि क्या आपका ग्रुप अबेलियन होगा। शुरुआत करते हैं इसी बात से। सिंस, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी डज नॉट इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? सोचो 15 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। तो अगर 15 के डिवाइजर देखें तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो एक बात तो तय है कि सेंटर का ऑर्डर 1 नहीं है, तो ये माइनस हो गया। तो या तो सेंटर का ऑर्डर 3 होगा या तो 5, और यहाँ पे कितना होगा? 15। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो पॉसिबिलिटी लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू 3 और 5 और 15। तय हो गया कि नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो सोचो कोसेंट ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा। इसलिए कोसेंट ग्रुप जी ऑब्लिक सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, ये कौन है? सब ग्रुप है। इस सब ग्रुप की मदद से हम कैपिटल जी को क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक, तो बंटवारा कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? सोचो ग्रुप का ऑर्डर 15 है, अगर सेंटर का ऑर्डर 3 हुआ तो 15/3, हाँ या ना? 5 हुआ। और अथवा अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 है और इसका 5 हुआ तो 3, और कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी जो आपका कोसेंट ग्रुप आएगा इसका ऑर्डर या तो 5 होगा या तो 3 होगा और या तो 1 होगा। लेकिन बट 5 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 1 ऑर्डर का जितना भी ग्रुप होता है वो सब क्या होता है? साइक्लिक होता है। क्लियर हो? क्योंकि ये दो के दोनों कौन है? प्राइम। और सिंगल्टन ऑर्डर वाले ग्रुप हमेशा कैसे होते हैं? साइक्लिक होते हैं। इसमें लिख लेना, बट एवरी ग्रुप, but every group of order, every group of order 5, 3 or 1 is cyclic, is cyclic। इसका मतलब इन तीन में से ऑर्डर कुछ भी बैठे, आपका ये कोसेंट ग्रुप क्या रहेगा? साइक्लिक बना रहेगा। सो दैट, इस प्रकार, सो दैट G ऑब्लिक सेंटर ऑफ ग्रुप कैपिटल G इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। क्लियर हुआ? और अगर ये साइक्लिक है तो सोचो मेरा ग्रुप क्या हुआ? एक थ्योरम हुई है, एक थ्योरम हुई है, अगर याद हो तो। ठीक, अगर ये साइक्लिक है कोसेंट ग्रुप, ठीक, जी ऑब्लिक एच साइक्लिक है, तो ऐसे केस में आपका ग्रुप, तो इसका मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, या हेंस कैपिटल जी इज साइक्लिक। इसलिए आपका ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक। सर्च कर सकते हो, पीछे वीडियो रोक लो, सर्च कर लो। मिला? स्टेटमेंट क्या था? बोलो बोलो बोलो। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, कैपिटल जी बी अ ग्रुप एंड लेट सेंटर जेड जी, ठीक है, इज इक्वल टू सेंटर इफ जी बाई जेड ऑफ जी इज साइक्लिक, साइक्लिक, देन कैपिटल जी इज अबेलियन। इसी को हम लोग, अगर याद हो तो,
जेड ऑफ सॉरी जी ऑब्लिक जेड ऑफ जी थ्योरम लिखे थे, इसी का नाम लिखे हुए थे। ठीक, तो उस बेस पर चूंकि ये साइक्लिक हो गया इसलिए मेरा ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, प्रूफ हो गया। यानी 15 ऑर्डर का कौन सा, क्या साइक्लिक लिख दिया, अरे राम राम, अबेलियन, भारी मिस्टेक कर दिए थे, अबेलियन होगा, हम साइक्लिक लिख दिए थे, अबेलियन ने तो पूछा था। द कोसेंट ग्रुप, सवाल नहीं है बस वैसे इंफॉर्मेशन है, द कोसेंट ग्रुप the quotient group relative to the quotient group relative to isomorphic normal subgroups, isomorphic normal subgroups, normal subgroups, isomorphic normal subgroups may not be isomorphic, isomorphic इसका मतलब यह है कि that is अर्थात that is if अगर ऐसा हो कि कैपिटल H और कैपिटल के दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हों किसी दिए गए ग्रुप कैपिटल G के, then the isomorphic relationship between H and K does not implies that quotient group G oblique H is isomorphic to G oblique K. Quotient group relative to isomorphic normal subgroups may not be isomorphic. H और K दोनों आइसोमॉर्फिक नॉर्मल सबग्रुप हैं, मतलब H और K दोनों नॉर्मल सबग्रुप हैं G के और आपस में इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, तो इनके बने हुए कोसेंट ग्रुप के बीच में आइसोमॉर्फिज्म हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, लिख करके इसको घेरा मार दो। ठीक, एग्जाम्पल लिखना, इसी बात को एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल, लेट माना ग्रुप कैपिटल G इज इक्वल टू U16, ठीक, और इसका सब ग्रुप लो, पहला सब ग्रुप कैपिटल H इज इक्वल टू 1,15 और दूसरा सब ग्रुप कैपिटल K इज इक्वल टू 1,9। अच्छा, अपने को एक बात पता है, कैपिटल G क्या अबेलियन है कि नहीं है, U16 अबेलियन है, और अगर ये अबेलियन है तो H और K इसके कैसे सब ग्रुप होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, ये भी 2 ऑर्डर का वो भी 2 ऑर्डर का, दो ऑर्डर के ग्रुप कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और अगर ये साइक्लिक है तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, ये बात तो तय है। अब हमको दिखाना है G ऑब्लिक H और G ऑब्लिक K ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते हैं, इसी बात को दिखाना है। लिखना, देन कैपिटल H इज आइसोमॉर्फिक टू कैपिटल K एज both are cyclic, as both are cyclic of order 2, ठीक, कैपिटल H एंड कैपिटल K आर नॉर्मल इन कैपिटल G, और ये दोनों कैपिटल G में नॉर्मल सब ग्रुप हैं, क्यों, एज कैपिटल G इज अबेलियन, और किसी अबेलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, इज अबेलियन। तो देखना G ऑब्लिक H क्या होगा, G ऑब्लिक H इज इक्वल टू, बोलोगे कौन कौन आएगा इसमें, बता सकते हो, U16 लिखो, U16 कौन, 1 3 5 7 11, अच्छा 9 11 13 15 यही होंगे, ठीक। U16 बनाना जानते हो कैसे, अरे U16 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कैसे डिसाइड होगा,
16 से कम और 16 के साथ को प्राइम हो। ठीक, जान तो रहे हो। अच्छा, अब देखना कैपिटल एच में कौन है, 1 और 15 है। अगला कोसेट क्या होगा, अगला कोसेट 1 और 15 के बाद अब इसमें 3 नहीं है तो 3 उठा लो, तो 3 उठाओगे तो क्या 3h होगा कि नहीं होगा। 3h का मतलब है 3 कॉमा 15 तिया 45 और 45 को 16 से भाग लगा दो। 3 और 13 आ गए। अब गौर करना 5 नहीं है तो 5h उठा लो। 5h का मतलब 5 के 5 15 बचे, डिवाइड लगाओ 16 से, 11 बचा गया। नहीं नहीं ये 11। अब गौर करना, 1 आ गया, 3 हो चुका है, 5 हो गया है, इसके बाद फिर 13 हो गया और 11 हो गया। अब बारी किसकी, 7h। 7h का हाल देखो, 7 1 के 7 और इसके बाद अगला 7 1 के 7 का मतलब ये हो गया, नौ, चलो 9 हो गया। ठीक, इसके बाद और कुछ, बस हो गए तुम्हारा 15 इंगेज है, 15 इंगेज हो गया और 9 इंगेज। कितने आए, 1 2 3 4, 4 आए। वेरीफाई कर लो, टोटल 4 होंगे भी। इसका ऑर्डर कितना है 2, व्यू 16 का कितना है 8 और 8/4, 8/2 कितने आए 4। तो इन्हीं चारों को हम लिख दे रहे हैं। तो हमारा कोसेंट ग्रुप जी ऑब्लिक एच कितना आया, पहला हुआ H, दूसरा हुआ 3H, फिर कितना हुआ 5H और फिर कितना हुआ 7H। ठीक, वेयर, जहां पर, चलो एलिमेंट का ऑर्डर अगर हम देखें तो ये बताओ जी ऑब्लिक एच में 3H का ऑर्डर क्या होगा, जी ऑब्लिक एच में 3H का ऑर्डर क्या होगा। हाँ, भूल रहे हो, अरे 3H का ऑर्डर 16 कैसे हो सकता है, ये आपका कौन है, ये कोसेंट ग्रुप है। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता है, ये एज अ एलिमेंट है। वो अरे यार फिर गड़बड़ाई, 11 ऑर्डर कैसे होगा, रोक लो वीडियो, वीडियो रोक लो, वीडियो रोक लो। गलती क्या कर रहे थे, ये सेट है, ठीक है, किसी सेट का जो ऑर्डर होता है वो उसके एलिमेंट की संख्या होती है, वही उसकी काउंटेबिलिटी कहलाती है, वो सारी कार्डिनलिटी कहलाती है। ठीक, तो यहां से नहीं बताना है। फिर मैंने इन सेट को एज एन एलिमेंट इस्तेमाल कर लिया किसमें, कोसेंट ग्रुप में। तो अब ये आपका ग्रुप हो गया कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। तो इसके एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या तो 2 और या तो, मेरे को नींद चढ़ गई कितना हो गया, 1 2 और 4, क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड, सॉरी ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं 3H का ऑर्डर कितना बैठेगा। 3H का 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 और 16 पंचे 80 1 81, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 4। और इसका कितना होगा 7H का, हाँ हाँ, अच्छा इसका ऑर्डर 2 होगा पक्का, हाँ। और 5H का ऑर्डर 3 हो ही नहीं सकता, पक्की बात। अरे 1 और 2 पर चेक कर लो, 1 और 2 ना हो तो सीधे चले जाओ 16 पे, वो 4 पे। सोच लो, अरे भैया मेरे सुनो, 55 25 किए, 16 से डिवाइड लगाने की कोशिश करो, कटेगा 1 आएगा, नहीं आएगा तो बस 4 बोलो ना, बात खत्म। भैया गजब इधर उधर भटके पड़े हो, या एलिमेंट ही तो है,
या तो इसका ऑर्डर 1 होगा, या तो इसका ऑर्डर 2 होगा, और या तो 4 होगा। ना तो 1 हो सकता है, 2 पर सोच लिया, 55 25, 16 से डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 1 नहीं बच रहा है, तो बस 4 होगा, हम लगाएं ही क्यों। तो मेरे पास 3H और 5H ऐसे हैं जिनका ऑर्डर कितना है, 4 है। ठीक, लिखना वेयर 3H, 5H हैव ऑर्डर, काफी दिन बाद पढ़ने पे यही दिक्कत होती है, हैव ऑर्डर 4। हाँ हाँ, फालतू वाले में दिमाग लगा रहा है। G ऑब्लिक K पेयर ऑफ एंड G ऑब्लिक K इज इक्वल टू, इसका हाल देखो, G ऑब्लिक K, अब K कौन है, K है 1,9, K इज इक्वल टू 1,9। तो पहले इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3K आएगा आएगा। चलो पहला हम लिख देते हैं K, दूसरा हम लिख देते हैं 3K, तीसरा देखो 5K ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 1 के 3, अब 15 तिया 45, और 16 से डिवाइड लगाओ 13, तो तय बात है 5 नहीं आया, तो अगला कौन होगा, अगला होगा 5K, और तो तय बात है अगला लिख दो 7K, होगा यही 5K 7K। लेकिन अब गौर करना, इस बार 3K का ऑर्डर कितना, पक्का, वीडियो रोक लो 2 मिनट, वरना फिर गड़बड़ाओगे। अच्छा है, चलो इसके बेस पे न्यूमेरिकल लेते हैं, वो एग्जांपल लेते हैं। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल लेट कैपिटल जी हम लोगों ने कितना लिया, कैपिटल जी लेते हैं U60, कैपिटल H इसका एक सब ग्रुप दिया गया है 1,15, ठीक, कैपिटल K इसका सब ग्रुप दिया गया है 1,9। अब तय बात है G इज इक्वल टू U16 कैसा होता है, अबेलियन, तो इसके आए हुए दोनों सब ग्रुप कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल। ये अबेलियन है तो इसके दोनों सब ग्रुप क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, लिख दे रहे हैं। अच्छा, दो ऑर्डर का ये भी है, दो ऑर्डर का ये भी है, दोनों साइक्लिक है तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, लिखना क्लियरली, स्पष्टता, clearly capital H is isomorphic to capital K as order of capital H is equal to order of capital K is equal to 2, both are cyclic, implies that both are cyclic of same order। ठीक, इसके बाद कैपिटल H कॉमा कैपिटल K बोथ आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G as कैपिटल G is abelian, एज कैपिटल जी अबेलियन, कुछ बदला नहीं ना, है पुराने वाले की तरह। ठीक, इसके बाद फिर अब जी ऑब्लिक एच तैयार करते हैं। जी ऑब्लिक एच अगर हम तैयार करें मतलब कोसेंट ग्रुप, तो एच इज इक्वल टू कितना है, 1,15, G16 कितना होगा, सर U16, U16 में कौन कौन आएगा, 16 से छोटे 16 के साथ को प्राइम 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 4 नहीं, 5, 6 नहीं, 7, 7 8 नहीं 9, फिर 11, फिर 13, और फिर 15, यही लोग आएंगे U16 में। अब गौर करना, कैपिटल H जो दिया गया है, कैपिटल H हमारे पास है 1,15, तो इसमें 3 नहीं है, 3 उठाएं तो 3H इज इक्वल टू 3 1 के 3, और फिर अगला कितना था 13, अगला हो गया 13। इसके बाद फिर 5H, 5H 5 1 के 5, और फिर कितना 15 5 75, 16 से डिवाइड लगाओ 11, 5 और 11, और लास्ट में फिर कितना 7H, बस यही इतना आएगा। क्यों, रीजन गौर करो, कैपिटल एच के पास कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो 1 2 3 4, 4 पेयर टोटल बन पाएंगे आपके। ठीक, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, और ये 7H में जो बचा है उसको भर दो, तो 7H इज इक्वल टू अपने पास कितना होगा, 7 1 के 7, और एक कुछ बचा 9 बचा, तो इसको भर दो, तो यही लोग इतने आएंगे। तो जी ऑब्लिक एच अपने पास आ गया, एच होगा 3H होगा, इसके बाद फिर कितना होगा 5H, और फिर कितना हो जाएगा 7H हो जाएगा, 7H। ठीक, और इसी तरह से G ऑब्लिक कैपिटल K की अगर हम बात करें ना, वहां भी यही होगा, H होगा 3H होगा, सॉरी K होगा, K होगा 3K होगा, 5K होगा, और 7K होगा, लेकिन अंतर आएगा, बोथ हैव
both have order four, but in G oblique H the order of 3H is equal to order of 5H is equal to 4। लेकिन इसमें इन दोनों का ऑर्डर कितना बैठेगा? 4 बैठेगा। रीजन, अगर हम 3H को 3H के साथ ऑपरेट करवाएं तो कितना आएगा? 9H आएगा। क्लियर हुआ? जबकि 9H अगर हम देखें, क्या 9 बिलोंग करता है H से कि नहीं? नहीं करता, तो 9H इज इक्वल टू H नहीं आ सकता है। 9H इज इक्वल टू H नहीं आ सकता। इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ 3H डज नॉट इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 3H डज नॉट इक्वल टू 2। 2 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। और पता है ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? सॉरी, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? एलिमेंट का ऑर्डर या तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा या तो उससे कम होगा, और उसको डिवाइड करेगा तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो यहां पर 3H का ऑर्डर कितना हो गया? 4। और जैसे इसका ऑर्डर 4 हुआ, ये साइक्लिक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ इज इक्वल टू 4 implies that is equal to order of G oblique H implies that G oblique H is cyclic। ये कैसा हो गया? साइक्लिक। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो गौर करो, इसमें 3K को 3K पर ऑपरेट कराओ तो 3K 3K से ऑपरेट करेगा तो कितना देगा? 9K। हाँ या ना? और गौर करो 9 ऑलरेडी K में है, तो इसका मतलब 9K इज इक्वल टू अगेन K। आइडेंटिटी आ गई कि नहीं आ गई? इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। 5K से ऑपरेट करेगा तो कितना देगा? 25K का मतलब क्या हुआ? हाँ, K के बराबर नहीं होगा? सोच लो, K के बराबर नहीं होगा, सोच लो। हम कुछ नहीं कह रहे। हाँ, फिर वही गड़बड़ी दोहरा रहे हो। 5K को 5K से ऑपरेट करा रहे हो। 5K के मेंबर कौन कौन है बताओ? K के मेंबर कौन थे? K कहां गया यार? K नहीं लिखे हैं क्या? ये रहा 1,9। तो अगर K इज इक्वल टू, यहां पर लिखते हैं, K इज इक्वल टू 1,9 है तो 5K कितना होगा? 5 के 5, 5 9 45, 45 में डिवाइड लगाओ 16 से। पांच तेरह, 5 13। अब गौर करना, 5 13, बोलो इनको इस पे ऑपरेट कराओ, 55 25 और 16 से डिवाइड लगाओ 9। ठीक, इसके बाद गौर करना, अब जब ये इसके साथ ऑपरेट किया तो कितना दे दिया? 9। इसका मतलब जब 5K के साथ ऑपरेट करा है तो जो नया सेट बना है उसमें एक मेंबर कितना है? 9। तो ये मेंबर बनने वाले हैं तो अगला मेंबर पक्की बात है कौन होगा? 1 होगा। क्या ये K आ गया वापस कि नहीं आ गया? तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना है? 2। बचा एक, इसका भी ऑर्डर कितना होगा? 2। तो इसमें जितने एलिमेंट है सारे 2 ऑर्डर के हैं, यानी ये आपका साइक्लिक नहीं है। ठीक, तो इसी बात को आगे मेंशन कर दे रहे हैं। but G oblique K is not cyclic as order of 3K is equal to order of 5K is equal to order of 7K is equal to 2। This implies that G oblique H is not isomorphic to G oblique। सब ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हैं लेकिन उनके कोसेंट ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। आई बात समझ में? अभी ऑर्डर निकालने में ये सब गलती ना पालो, भारी मिस्टेक है। एग्जाम्पल लिखना, इफ m एंड n, इसको घेरा मार देना, ये रिजल्ट टाइप के है। इफ कैपिटल M कैपिटल N बोथ आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप कैपिटल G, देन ये हो तो गया यार, यही तो था ना लास्ट वाला। अभी रिजल्ट क्या था? सुनो, इसी बात को फिर दिखा रहे चल रहे उल्टे में। अभी मैंने क्या कहा, अगर M और N दोनों नॉर्मल सब ग्रुप है, दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं,
तो इनके कोसेंट ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे इसकी गारंटी नहीं है। सामने वाला पूछ रहा है अच्छा अगर कोसेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो जाए तो भी गारंटी नहीं है कि ये सब ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक रहे होंगे। अब ये दिखाने चल रहे इफ m, n आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन द आइसोमॉर्फिक रिलेशन बिटवीन G ऑब्लिक M and G ऑब्लिक N does not implies that कैपिटल M is isomorphic to कैपिटल, लिख करके घेरा मार देना, दोनों बातें याद रखना। दो नॉर्मल सब ग्रुप एक ही ग्रुप के आपस में आइसोमॉर्फिक हैं तो उनके द्वारा बने हुए कोसेंट ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक हो इसकी गारंटी नहीं है। दो नॉर्मल सब ग्रुप किसी एक ही ग्रुप के अगर उनके कोसेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो उन दिए गए सब ग्रुप के भी आपस में आइसोमॉर्फिक होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक, लिखना इसमें सॉल्यूशन। लेट कैपिटल G इज इक्वल टू D4, हम डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 ले रहे हैं, D4 ले रहे हैं, ठीक, एंड इसका सब ग्रुप ले रहे हैं कैपिटल M इज इक्वल टू, सारे रोटेशन ले लो, R0 R180 R90 ले लो, R0 R90 R180 और कौन बचा R270, ये हो गया। ठीक, कैपिटल N इज इक्वल टू हम ले लेते हैं R0 R180 H और कैपिटल V, ये ले लेते हैं। ये बताओ M और N दोनों का इंडेक्स कितना होगा। दिस इंप्लाइज दैट द इंडेक्स ऑफ M इन G, बोलो 8 डिवाइडेड बाई 4, हाँ है ना, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, और इसके लिए कितना होगा इंडेक्स ऑफ N इन G इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, अगेन कितना 2, और इंडेक्स 2 का सब ग्रुप कैसा, ऐसे कैसे पक्का, अकेला वो कि कुछ और भी होने चाहिए, अकेला वो कुछ और भी होना चाहिए। छोड़ो रहने दो, उसकी जरूरत ही नहीं, छोड़ो रहने दो, वैसे ही देख लो। ये बताओ इसका इंडेक्स कितना हो रहा है, इसका इंडेक्स, अरे M का इंडेक्स 2 हो रहा है, तो इसका मतलब G ऑब्लिक N किस ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा, G ऑब्लिक M कोसेंट ग्रुप है कि नहीं है, G ऑब्लिक M कोसेंट ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना होगा, G ऑब्लिक N कोसेंट ग्रुप है कि नहीं, उसका ऑर्डर कितना होगा 2। अब 2 ऑर्डर के दोनों सब ग्रुप कैसे होते हैं, अबेलियन, सॉरी साइक्लिक, हाँ ठीक, हाँ, तो वही हम कहे ना, कोई और कंडीशन लगेगी नहीं लगेगी ना, कोई नहीं लगेगी, ऑलरेडी वो चिपका दिया है M एंड N आर नॉर्मल, इसीलिए उनके इंडेक्स कितने आ गए 2। अच्छा, किसी का इंडेक्स 2 आए तो वो नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल है तो इंडेक्स 2 आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां पर यह है कि M और N नॉर्मल है, मैंने उसका इंडेक्स निकाला, दोनों का इंडेक्स कितना आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगली इंफॉर्मेशन ये है कि इन दोनों को आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, तो हम ये देखते हैं कि ये 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आया, और 2 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होता है साइक्लिक, ये भी 2 ऑर्डर का कैसा हुआ साइक्लिक, तो ये दोनों आपस में कैसे हुए आइसोमॉर्फिक हुए। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि G ऑब्लिक M इज आइसोमॉर्फिक टू G ऑब्लिक कितना हो गया N, क्लियर हुआ। लेकिन गौर करो क्या M और N आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, वो वाला साइक्लिक है और ये वाला साइक्लिक नहीं है, बट लेकिन M is not isomorphic to N as capital M is cyclic, M is cyclic but capital N not, लेकिन N cyclic नहीं है, नोट कर लो। प्रोडक्ट हेडिंग है इंटरनल, इंटरनल, हाँ इंटरनल यहां आ रहा है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल H एंड कैपिटल K, 2 सब ग्रुप हैं H और K, और इन दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। लिखना बी से दैट, हम कहते हैं कि बी से दैट कैपिटल G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कैपिटल G इज द इंटरनल
डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के। कोई दिया गया ग्रुप अपने दो सब ग्रुप एच और के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक। और इसको लिखा कैसे जाएगा, एंड राइट, और लिखते हैं एंड राइट कैपिटल जी इज इक्वल टू एच क्रॉस के इफ, यदि वो नीचे लिखी गई तीन बातें पूरी करे। कौन कौन सी सुनना, पहली बात यह है कि कैपिटल एच एंड कैपिटल के आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ कैपिटल जी। एच और के दोनों दिए गए ग्रुप के कैसे सबग्रुप होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। दूसरी बात, सेकंड, कैपिटल जी इज इक्वल टू एच इंटू के। एच के का प्रोडक्ट करो तो कौन आ जाए, कैपिटल जी आए। एच के का मतलब जानते हो, एच के इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप एच इंटू के, वेयर एच इज द मेंबर ऑफ कैपिटल एच और के इज द मेंबर ऑफ कैपिटल के, ठीक। और तीसरी बात, एंड थर्ड, एच इंटरसेक्शन के इज नथिंग, इट इज ओनली सिंगलटन आइडेंटिटी। अगर ये तीन बातें पूरी हो जाए किसी दो सब ग्रुप के लिए, तो आपका दिया गया ग्रुप उन दिए गए दोनों सब ग्रुप का क्या कहलाएगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। और करके लिखना, अथवा और कैपिटल जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैपिटल जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के इफ, यदि पहली बात एच कॉमा के आर द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कैपिटल जी। दूसरी बात, सेकंड, कैपिटल जी इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड के, फुल स्टॉप। ये रहा। तीन तीन डिफिनेशन लिखा रहे हैं, अभी एक और लिखा रहे हैं ना। तुमको जो आसान लगे वो अप्लाई करके बोल सकते हो। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के दोनों सब ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला जाए, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो आपका ग्रुप उनके साथ क्या रखे, एक आइसोमॉर्फिज्म रखे। तीसरी बात, थर्ड, और अथवा करके लिखना, मतलब थर्ड डिफिनेशन लिखना है, और अथवा और कैपिटल जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, कैपिटल जी इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एच एंड कैपिटल के इफ, यदि बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ करके ना पहला नंबर लिखना, फर्स्ट, every element of H, every element of capital H commutes with every element of K, with every element of कैपिटल के, ठीक। दूसरा, अच्छा इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो, सोचो क्या कह रहा है, कैपिटल एच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, ठीक। कैपिटल के हर मेंबर के साथ कम्यूट करे, जो कैपिटल के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करता है वो क्या कहलाता है,
जो कैपिटल के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करे वो क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट है जो कैपिटल के सब मेंबर के साथ कम्यूट करता है, यानी होल कैपिटल के से कम्यूट करता है, कहां बैठेगा? सेंट्रलाइजर ऑफ के का मेंबर होगा। क्लियर हुआ? किसी एलिमेंट का सेंट्रलाइजर उन लोगों का झुंड होता है जो उस एलिमेंट से कम्यूट करता है। किसी सेट का सेंट्रलाइजर उन लोगों का झुंड होता है जो उस सेट के हर मेंबर से कम्यूट करे। तो आप क्या करो, आप करो एवरी एलिमेंट ऑफ एच, कैपिटल एच के जितने मेंबर हैं वो सभी के सभी कैपिटल के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, और कैपिटल के एलिमेंट के साथ कम्यूट करने वाले लोगों का झुंड सेंट्रलाइजर कहलाता है। हाँ या ना? तो इसका मतलब ये जो अपना सेट है ये के सेंट्रलाइजर को अपने पास रख लेगा। क्लियर हुआ? लिखना दैट इज, अर्थात कैपिटल एच कंटेन्ड, कैपिटल एच दैट इज करके लिखना, दैट इज कैपिटल एच कंटेन्ड, कंटेन्ड इन, कैपिटल एच कहां कंटेन्ड होगा? सोचो कैपिटल एच के पास जो है वो के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करता है, जो के सारे मेंबर के साथ कम्यूट करे वो भाग के जाता है कहां? सेंट्रलाइजर में। तो एच पूरा का पूरा चला जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ के में। इसका मतलब है एच कंटेन्ड इन, ये धारण कर लिया जाएगा किसमें? इन द सेंट्रलाइजर, in the centralizer, in the centralizer of कैपिटल के। पहली बात। दूसरी बात, सेकंड, कैपिटल एच एंड कैपिटल के आर लैटिस कॉम्प्लीमेंट, आर लैटिस कॉम्प्लीमेंट, लैटिस कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब दैट इज, अर्थात दे इंटरसेक्ट ट्रिवियली, दे इंटरसेक्ट, they intersect trivially, they intersect trivially and together generate capital G, and together generate capital G, generate capital G। पता है टूगेदर जनरेट कैपिटल जी का मतलब जानते हो? G इज इक्वल टू एच इंटू के। ठीक, यहां लिख दो चाहे तो टूगेदर जनरेट, टूगेदर जनरेट कैपिटल जी मीन्स कैपिटल जी इज इक्वल टू एच के। ये रहा। अब तीन में से जो बात तुमको समझ में आए वो बात याद रख लो। हेडिंग डाल दो, हाँ हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सुनो, दो प्रोडक्ट पढ़ा हम लोगों ने, एक एक्सटर्नल एक कौन सा? इंटरनल। दोनों के बीच का अंतर बताने जा रहे हैं, एक्चुअल में दोनों के बीच में अंतर क्या है लिखना। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड बनाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, फॉर्म्ड within capital G itself, within capital G itself, capital G itself, using subgroups of capital G, using subgroups, using subgroups of capital G and the operation of capital G, and the operation, and the operation of capital G, whereas जबकि, whereas
कह रहे हैं कि जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो आप दिए गए ग्रुप के ही दोनों सब ग्रुप का इस्तेमाल करके ग्रुप के अंदर में ही बना सकते हो, जबकि वेयर एज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, external direct product can be formed with totally unrelated groups by creating a new set and a new operation full stop। लिखो, समझाते हैं। अब समझ में आया दोनों में हो क्या रहा है। अगर तुमको याद हो, जब हम लोग एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, हम लोग कहते थे लेट G1 विद ऑपरेशन *1 एक ग्रुप था, G2 *2 ऑपरेशन के साथ दूसरा ग्रुप था। दोनों अबेलियन हो नॉन अबेलियन हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एक आप डाइहेड्रल ले लो, दूसरा आप क्लेन 4 ग्रुप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, ये कलेक्शन था किसका, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप का, जहां पर ए किसका मेंबर था, G1 का, और बी किसका मेंबर था, G2 का। और हम कर क्या रहे थे कि अगर आप दो लोगों को लेते हो C कॉमा डी, तो ए और सी किसके मेंबर हैं, G1 के, और बी और डी दूसरे वाले किसके मेंबर, G2 के। तो ये दोनों *1 ऑपरेशन के साथ इंगेज होंगे और ये दोनों *2 ऑपरेशन के साथ इंगेज होंगे, यही तो कहा गया। तो सोचो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को निकालने में या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करने में मेरे लिए ग्रुप के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी, दोनों बिल्कुल अलग बिरादरी के होकर के भी साथ आ सकते थे। जबकि इंटरनल में क्या था, एक ही दिए गए ग्रुप के दो सब ग्रुप से बात की जा रही है। क्लियर हुआ। तो उसी चीज को लिखा जा रहा है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड, इसको प्राप्त किया जा सकता है विद इन कैपिटल जी इटसेल्फ, सिर्फ कैपिटल जी के अंदर ही प्राप्त किया जा सकता है, यूजिंग सब ग्रुप्स ऑफ कैपिटल जी एंड द ऑपरेशन ऑफ कैपिटल जी। जबकि वेयर एज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म्ड विद टोटली अनरिलेटेड ग्रुप्स, जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से कहीं दूर दूर तक कनेक्शन ही ना हो, बाई क्रिएटिंग अ न्यू सेट एंड अ न्यू ऑपरेशन। और हम एक नया सेट नया ऑपरेशन बना रहे होते हैं, ये नया सेट नया ऑपरेशन है। क्लियर हुआ। ठीक। तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखना। इन D6 लेट कैपिटल F इज इक्वल टू, कोई रिफ्लेक्शन है आपका, सम रिफ्लेक्शन एंड RK is equal to rotation of k degree, ठीक। then capital H is equal to R0, R120, R240, comma F, comma R120F, comma R240F, और कैपिटल K इज इक्वल टू R0, R180। ठीक, ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे।
कैसे सब ग्रुप होंगे? नॉर्मल। नीचे वाला क्यों नॉर्मल होगा बताओगे? ऊपर वाला एक दो तीन चार पांच 6 लोग हैं। D6 का ऑर्डर कितना होगा? 12। 12 डिवाइडेड बाई 6, इंडेक्स कितना आएगा? 2। याद आया? ठीक, लिखना आर नॉर्मल सबग्रुप्स, आर नॉर्मल सबग्रुप्स, आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ D6। ये आपका सेंटर है। ये कौन है? सेंटर। सेंटर कैसा होता है? नॉर्मल। क्लियर हुआ? D6 में 6 इवन है तो इसके सेंटर में R0 और R180 दो लोग आएंगे। तो मेरे पास दो नॉर्मल सबग्रुप यहां पर मिल चुके हैं और ये दोनों नॉर्मल सबग्रुप हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम D6 को देखें तो D6 एक्चुअल में कौन है? D6 है H इंटू K विद H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है आइडेंटिटी के अलावा। आप इसको आइडेंटिटी के बजाय R0 लिख दो। इसलिए D6 कौन होगा? D6 इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। इसलिए D6 H और K का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। कल जितना तुम दिए थे ना उसमें 60 रुपए एक्स्ट्रा लगा मेरा। जितना तुम दिए थे उसमें मेरा 60 रुपए एक्स्ट्रा लगा। हाँ, सोचो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया तब और जेब से गया, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान अलग से हो गया। पढ़ा LPP रहे हैं और नुकसान झेल रहे हैं। क्या ले रहे? वो तो रखा ही हुआ है। हर चीज उससे नहीं हो सकती है ना। नॉर्मली कुछ चीजें हो सकती हैं, बाकी सब तो नहीं हो सकता है। किसका? हाँ, हाँ जल्दी तो नहीं हो सकता है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इफ we take, if we take, if we take कैपिटल G is equal to S3, ठीक, और कैपिटल H is equal to सबग्रुप जनरेटेड बाई 1 2 3 and capital K is equal to subgroup generated by 1 2, then HK is equal to S3, then HK is equal to S3। इनका जब प्रोडक्ट करोगे आपस में तो कौन आएगा? S3 आएगा। S3 में कितने एलिमेंट होंगे? फैक्टोरियल 3 यानी 6 एलिमेंट होंगे। कैपिटल H के पास कितने एलिमेंट होंगे? कैपिटल H के पास 3, साइक्लिक है और जिससे जनरेट हुआ उसका ऑर्डर कितना है? 3 है। K के पास कितने होंगे? 2, और उधर 3 इधर 2। अब दोनों को उठाओगे तो कितने एलिमेंट टोटल बनेंगे? 6। पूरा S3 आपका क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो HK इज इक्वल टू S3 एंड, और H इंटरसेक्शन K को अगर देखो तो ये साइक्लिक ग्रुप है 3 ऑर्डर का, ये साइक्लिक ग्रुप है 2 ऑर्डर का, टोटली डिफरेंट। इनके बीच में इंटरसेक्शन के नाम पे केवल कौन चढ़ेगा? आइडेंटिटी इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी। ठीक, लेकिन सोचो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट तो हो गया, लेकिन बट कैपिटल G इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैपिटल K, सिंस, क्योंकि सिंस H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैपिटल K, गौर करो ये, इसकी बात अगर करो, H कैसा है? साइक्लिक। K कैसा है? साइक्लिक। तो इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होगा? साइक्लिक। जबकि G साइक्लिक नहीं है क्योंकि G कौन है? S3 है। सिंस H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट K इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, ये याद तो है? चलो धन्यवाद। दोनों साइक्लिक होकर के ये भी याद रखना एक चीज, H साइक्लिक K साइक्लिक तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो ये कोई जरूरी नहीं है। Z2 याद आया? Z2
Z2 साइक्लिक Z2 साइक्लिक दोनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक नहीं है, तो कब साइक्लिक होता है? हाँ, और यहां पर 1 का 3 1 का 2 प्राइम ऑर्डर में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? चलो धन्यवाद। फिर ठीक, हेडिंग डाल दो, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट H1 H2 सो ऑन Hn। ठीक, इसमें लिखना लेट, हाँ हाँ क्या हुआ? अरे सॉरी, कट नहीं किए थे, बोले थे, अरे कट नहीं किए थे। लेट H1 comma H2 comma up to so on Hn be a finite collection of normal subgroups of capital G। B say that capital G is the internal direct product, capital G is the internal direct product of H1 comma H2 comma so on Hn। ठीक, if यदि पहला कैपिटल G is equal to H1 into H2 into so on Hn, that is equal to collection of H1 H2 so on Hn such that Hi belong to capital Hi, पहली बात। और दूसरी बात सेकंड, H1 H2 up to so on Hi, H1 H2 so on Hi intersection Hi plus 1 is equal to singleton E identity for I is equal to 1 2 so on n minus 1। अगर आपको टोटल n सब ग्रुप दे दिए गए तो आपका दिया गया ग्रुप इन दिए गए n सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा अगर ये दो बातें पूरी हो। पहला, कैपिटल G कलेक्शन हो H1 H2 सो ऑन Hn टाइप के लोगों का, जहां पर हर एक Hi आपके दिए गए करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप का एलिमेंट हो, और H1 H2 सो ऑन Hi इस प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन अगर Hi प्लस 1 के साथ किया जाए तो केवल और केवल कैसा है? ट्रिवियल, सिंगलटन, और कुछ ना। दो बातें पूरी होती हैं तो दिया गया ग्रुप दिए गए n सब ग्रुप का क्या कहलाएगा? इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। नोट कर लो एग्जांपल, U16 फिर चुनो, अभी जो लिए थे U16 इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 13 और 15, यही तो लिया गया था U16। एंड कैपिटल H इज द साइक्लिक सबग्रुप जनरेटेड बाई 3। बोलो 3 से कौन कौन बनेगा? पहला तो आइडेंटिटी बना लो, 3 1 के 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 16 से डिवाइड लगा दो 11। ठीक, बस इतने ही लोग आएंगे। इसके बाद फिर कैपिटल K को देखना, कैपिटल K इज द सबग्रुप जनरेटेड बाई 7, 7 1 के 7, 7 7 49 और 16 3 48, मतलब केवल 1 और 7, बस इतना आएगा। अच्छा, अब एक बात तो तय है, वो अबेलियन है तो इसके दोनों सब ग्रुप कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। अबेलियन याद आएगा लिखना, देन कैपिटल H एंड कैपिटल K आर, नहीं अबेलियन तो होंगे, अपने को जरूरत नहीं, अपने को नॉर्मल वाली बात है। आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ U16, ठीक, सच दैट, और इस तरीके से है, सच दैट U16 इज इक्वल टू
ये बताओ जरा दोनों के मेंबर को एक दूसरे पर ऑपरेट कराओ। 1 into 1 1, 1 into 7 7, हाँ या ना। 3 into 1 3, 3 into 7। देखना हम एच के तैयार कर रहे हैं। एच के का मतलब पहला मेंबर एच का, दूसरा मेंबर के का। 1 into 1 1, 1 into 7 7, 3 into 1 3, और फिर 7 त्रिक 21, 16 से डिवाइड लगाओ। 16 1 के 16, 4 20 1 21 5, इसके बाद फिर 9 उठा, 9 1 के 9, फिर 9 सते 63, 16 से डिवाइड लगाओ कितना आएगा। 63 डिवाइडेड बाई 16, 16 थी, 16 चौका 13 बचेगा, 13 हुआ। इसके बाद फिर अगला कौन होगा, 9 के बाद 11, 11 1 के 11, और तय बात है अगला कौन आएगा, 15। ये बताओ क्या एच के से पूरा का पूरा कैपिटल जी बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो U16 इज नथिंग, इट इज H इंटू के, एंड दोनों का इंटरसेक्शन बोलो H इंटर, अरे भाई क्या आइडेंटिटी सिंगलटन वन, क्या वो दोनों बातें पूरी कर रहा है कि नहीं पूरी कर रहा है। एक तो दोनों नॉर्मल है, दोनों का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट किया गया तो कितना आ गया, U16 आ गया, आया ना। और दोनों सॉरी एच के कितना आया, U16 पूरा ग्रुप आया, और इंटरसेक्शन कितना हो गया, सिंगलटन 1 हो गया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट U16 इज नथिंग, इट इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। किसकी, काहे नहीं, ऑलरेडी कह चुके हम लोग। हाँ, इसकी डिफिनीशन में ही हो गया ना। इसकी डिफिनीशन जो दी गई, नॉर्मल की डिफिनीशन में क्या दिया गया, नॉर्मल सब ग्रुप कौन से सब ग्रुप होते हैं, जिनके लिए लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट कैसा बैठे, बराबर बैठे। किसी अबेलियन ग्रुप के लिए हमेशा ये होता ही होता है, इसीलिए डन। हाँ हाँ, डिफिनीशन में ही मैंने सारी बातें कह दी, तो इसीलिए वो आगे कहा जाए ना कहा जाए मेरे से कोई लेना देना नहीं है। बस पूरा हो गया, दोनों एक साथ हो गए उसमें। लिख लो फिर आगे बढ़ा जाए। बस खत्म करें इनकी थ्योरी को, मिटा दिया जाए। फिर लिखना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखना। कंसीडर, कंसीडर कैपिटल G इज इक्वल टू D4, कैपिटल H इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई R90, मतलब 4 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, और कैपिटल K इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाई D। ये बताओ D4 का ऑर्डर कितना, 8, R90 से जनरेट सब ग्रुप का 4, तो इंडेक्स कितना 2, नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ। इनका बताओ, ये के नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। के इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई डी, तो इसमें दो लोग आएंगे, आइडेंटिटी और डी, नॉर्मल होगा किस बेसिस पे, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, तो प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल होता है, पक्की बात। हाँ लिखो 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 लिखो, देन देन सोच लो क्या वो सचमुच में नॉर्मल है। ये तो है इंडेक्स 2 होने की वजह से, क्या वो सचमुच में नॉर्मल है। मिला। सुनो, नॉर्मल किसको कहा जाता है, कोई दिया गया सब ग्रुप नॉर्मल है कि नहीं कैसे पता करेंगे। ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना, एच आ जाए, ठीक, यानी कि ए एच बराबर कितना हो जाए, एच ए, ये रहे। क्या इसमें ये बात हो पाएगी के में, नहीं होगी, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये नॉर्मल नहीं है, कौन सा डी, वो अरे R90 में डायगोनली रिफ्लेक्शन,
R90 जब लेते हो, सॉरी R90 करे, D4 जब लेते हो, D4 में R0, 0 डिग्री रोटेशन। अरे वो यार डाइहेड्रल, डाइहेड्रल, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? हाँ। देन कैपिटल G इज इक्वल टू, अगर हम कैपिटल G को बनाएं तो देखो कैपिटल G कितना होगा, H, सबसे पहले H को बना लो, R0, R90, R180, R270, ये तो हो गया। ये कैपिटल K, देखो कैपिटल K कौन होगा, एक होगा R0 और एक होगा D। अब क्या करो ना, बारी बारी इनको ऑपरेट कराओ, इनको कराओ, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको कराओ, तो आपको पूरा का पूरा ग्रुप मिल जाएगा, D4 मिल जाएगा। ठीक, टेबल से हम ये काम कर सकते हैं, G इज इक्वल टू H इंटू K, एंड दोनों का इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू सिंगलटन R0। दोनों बातें पूरी हो रही हैं, बट लेकिन कैपिटल G इज नॉट, कैपिटल G इज नॉट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, G is not internal direct product of capital H and capital K, because, क्योंकि क्यों नहीं है, because H तो नॉर्मल है, H is normal, H is normal in capital G, but capital K is not, but capital K is not, H नॉर्मल है लेकिन K नॉर्मल नहीं है, इसलिए G बराबर HK, दोनों का इंटरसेक्शन R0 होने के बावजूद भी capital G is not the internal direct product of H and K. चलो भैया अगले देखें, थ्योरम लिखना, अ ग्रुप कैपिटल G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, थ्योरम, थ्योरम, अ ग्रुप कैपिटल G is is an internal direct product, internal direct product, internal direct product of its subgroup, of its subgroups capital H and capital K, if and only, केवल और केवल तब, थ्योरम कह रहे हैं दिया गया ग्रुप अपने ही दो सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा केवल और केवल तब जब, पहली बात, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल H एंड कैपिटल K कम्यूट, जब H और K के मेंबर एक दूसरे के साथ क्या करें, कम्यूट करें। दूसरी बात, एवरी एलिमेंट ऑफ G, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल G कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखे जा सकें, कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली, एक यूनिक तरीके से, यूनिकली इन द फॉर्म, यूनिकली इन द फॉर्म H इंटू K with small h belong to first subgroup H and small k belong to capital K। कोई दिया गया ग्रुप अपने ही दो सबग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अगर वो दो बातें पूरी करे। सबसे पहली बात कि कैपिटल H और कैपिटल के दोनों सबग्रुप के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाएं, और दूसरी बात, एवरी एलिमेंट ऑफ G कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली इन द फॉर्म HK, एक यूनिक तरीके से लिखे जा सके। जानते हो जो मेन डेफिनेशन लिखे थे वही है ये, दोनों के मेंबर एक दूसरे के साथ कम्यूट करें। हम वहां क्या लिखे थे, एवरी मेंबर ऑफ H कम्यूट विद कैपिटल K, हाँ या ना, तो इसका मतलब K का मेंबर किसके साथ कम्यूट किया, H के साथ किया। आप ये कर रहे हो H के मेंबर K के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो K के सारे मेंबर के साथ कम्यूट कर रहे हैं,
तो के सारे मेंबर एच के साथ कम्यूट कर गए कि नहीं कर गए। दूसरे में क्या लिख रहा है, जी के मेंबर एच के फॉर्म में यूनिकली लिखे, अगर यूनिकनेस ना होती ना तो दोनों का इंटरसेक्शन सिंगलटन ही ना आ रहा होता। तो ये कुछ अलग से नहीं किया, वहीं से ही प्रूफ किए हैं। क्लियर हुआ, प्रूफ नहीं ले रहे हैं, ठीक। प्रूफ लेने की मेरे को कोई जरूरत यहां पर नहीं है। फिर अगली थ्योरम इसी में फिर लिख लेना, एक और थ्योरम। इफ अ ग्रुप कैपिटल जी, इफ अ ग्रुप कैपिटल G is the internal direct product, internal direct product of its subgroups कैपिटल H एंड कैपिटल K, देन अगर कोई दिया गया ग्रुप अपने ही दो सब ग्रुप का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो तो ऐसे केस में दिया गया ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K। ठीक, सिंबॉलिकली the internal direct product of HK is isomorphic to external direct product of HK। होगी, अच्छा कंफ्यूज तो नहीं हो, यहां जी को बोल करके वहां उसको लिख दिए हो नहीं ना। जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एच के, तो जी इज इक्वल टू एच इंटू के। क्लियर हुआ, तो इसीलिए लिख दिए इसको हटा करके वहां। जनरल भी यही होता है, जनरल में अगर कैपिटल जी H1 H2 H3 Hn का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो तो H1 क्रॉस H2 क्रॉस H3 सो ऑन क्रॉस Hk इज इक्वल टू आइसोमॉर्फिक टू, उधर भी वही काम हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसके वीडियोस ना उन लोग भेज देंगे, अपलोड नहीं करेंगे ना, टेलीग्राम भेज देंगे, अपलोड नहीं करेंगे। ये बड़ा नीरस वीडियो बना है यार, हम ग्रुप थ्योरी की वीडियो इतने गंदे नहीं अपलोड कर सकते हैं, बहुत गंदा है ना। हमने मेरे को ग्रुप थ्योरी की वीडियो इतने गंदे नहीं अपलोड करने, सवाल नहीं लगा पाएंगे ना, ये तकलीफ है। सवाल लगा लिए तो हम अपलोड कर देते, जाने दो, गाली नहीं खाना है, जितना दिए उस पर इतना सवाल लगवा दिए हैं। अब हाँ क्या टेलीग्राम पे दे देंगे ना, टेलीग्राम वाले से मिल जाएगा। अच्छा दोहराने के लिए क्या, अरे तो फ्यूचर में काम मर रहे हैं, हम भी तो जिंदा रहेंगे। किस पे हाँ नहीं, ये बड़ा नीरस बन रहा है, मतलब इतना खराब। एक तो थ्योरम का हम प्रूफ नहीं ले पा रहे हैं, जो जरूरी थ्योरम उनके प्रूफ नहीं, जैसे इसमें ना अब ये जो लिखा गया था इसका प्रूफ लेने लायक है, क्योंकि इसके प्रूफ में हमें मैपिंग को डिजाइन करेंगे। मैपिंग को डिजाइन जब हम करते हैं तो हम न्यूमेरिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल में भी हमको मैपिंग डिजाइन करनी पड़ जाती है कभी कभी, तब मैकेनिज्म ना पढ़ पाओ तो मजा नहीं आता यार इसमें सब। रियल वेल में यही इसीलिए तो गड़बड़ी हो जाती थोड़ी थोड़ी। हाँ जिसमें कोई रस ना हो वो है नीरस लिखना। अच्छा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाले चैप्टर से एक रिजल्ट लिख रहे हैं, लिखना इन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, in external direct product we see that एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि पहला रिजल्ट, इफ यदि R, S, ऐसे लिखते हैं यार छोड़ो, इफ GCD ऑफ R, S इज इक्वल टू 1 देन
URS is isomorphic to UR external direct product US। याद आया? याद आया? 15 में तोड़ो, 5 तिहाई 15, 5 और 3 को प्राइम है, तो U15 आइसोमॉर्फिक था U5 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट U3 के। ठीक। एंड एक और रिजल्ट हम देखे हुए हैं दूसरा, इफ GCD ऑफ R, S इज इक्वल टू 1, देन एक रिजल्ट पढ़े थे URRS आइसोमॉर्फिक टू US। ठीक। एंड इसी तरह USRS आइसोमॉर्फिक टू UR। ठीक। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके हम एक बात लिखेंगे। याद आया? कौन सा? कोई पागल नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं, सब फक्त का तकाजा है और कुछ नहीं। ये इसके पैसे नहीं लगते लेकिन फ्री। इसकी ना, हाँ तुम जानो, हम तो देख भी नहीं तुम्हारी कॉपी। एक मत घबराओ, अभी अभी इनका हो गया तो कौन? नहीं, अब जियो टैगिंग खत्म हो गई है। अब वो कुछ अटेंडेंस कंपलसरी किए होंगे। अरे बड़ी नौटंकी रहती है, सिखाते उखाते एक पैसा नहीं है। हाँ, तो वो आपका टाइम और बर्बाद करते हैं। कहते हैं अब तुम ढंग से टाइम बर्बाद करना सीखो। पहले खुद टाइम बर्बाद करना सिखाते हैं, और जब हम स्कूल में बैठ के टाइम बर्बाद करते हैं तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। ये तो गलत है ना। लिखना थ्योरम। इफ यदि n इज इक्वल टू RST, अगर आप n को इस तरह से ब्रेक कर सको फैक्टर में, सच दैट GCD ऑफ RS is equal to GCD of ST is equal to GCD of RT is equal to 1। मतलब समझे, ये लोग पेयर वाइज कोप्राइम है आपस में। ठीक। then UN is isomorphic to UR external direct product US external direct product UT। ठीक। this is isomorphic to URSN external direct product USTN external direct product URTN। याद आ रहे हैं रिजल्ट? ये रिजल्ट याद आ रहा है? this is isomorphic to URSN internal direct product USTN इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट URTN। ये वाली बात जो लिखी गई ना, जस्ट अभी जो थ्योरम करवाए थे इसके बेस पर लिखी गई है। अभी थ्योरम देखो, G इज इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ HK और आइसोमॉर्फिक था किसके? H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट K के। तो दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हो गए कि नहीं हो गए? ठीक। कंबाइंड में लिखना, दिस इंप्लाइज दैट, ये बताता है कि UN इज इक्वल टू, UN इक्वल टू कितना हुआ? सॉरी, UN इज आइसोमॉर्फिक टू URSN इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट USTN इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट URTN। नोट कर लो, बस खत्म चैप्टर, समझ लो। बस एक लाइन और लिखा है, बस कोरोलरी बस।